गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम हर दिन एक नए चैप्टर के बारे में कुछ नया सीखते हैं और अपने मेंटल स्टेटस को अपर लेवल की ओर लेके जाते हैं। हालांकि अभी भी है, मुझे आप लोगों से कुछ शिकायत नहीं है। ऐसा टीचर, स्टूडेंट्स बहुत होनहार हैं, बहुत एफर्ट करते हैं यार, सच में आप लोगों को दिल से सलाम है कि 8 घंटे 9 घंटे, कुछ कुछ बच्चे, कुछ कुछ जगह तो 12 घंटे भी शिफ्ट चल रही है, उसके बाद भी क्लास ले रहे हैं। सो इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा स्लोगन है, ईश्वर की प्रेरणा से, माँ बाप के आशीर्वाद से। सॉरी, बहन भी है, वो बहुत बोलती है यार कि भैया मेरा नाम नहीं लेते। तो सबके आशीर्वाद से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, बेसिक मशीन शॉप फ्लोर प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए कंपलसरी है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर का भी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ले सकता है ना। तो इस सब्जेक्ट की पढ़ने की जरूरत क्या है, और ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो सकता है, अप्रोक्स 30 मिनट तो जाएगा ही। आज का जो लेक्चर है बच्चा लोग हमारा, वो हमें एकदम रॉ से, ठीक है ना, एकदम शुरुआत से अगर हम इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो हमें किस तरीके से शॉप फ्लोर मैनेजमेंट करना होता है, कहां पर मशीन लगानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पैरामीटर हैं जो कि एक इंडस्ट्री फॉलो करती है जब वो स्टार्टिंग में अपनी नींव रखती है। ठीक है, तो अगर कल को आप में से कोई भी जना एक छोटा सा भी एंटरप्रेन्योर बना, ठीक है ना, और उसको अपनी इंडस्ट्री रखनी पड़ी, तो किन किन बातों का उसे ध्यान रखना होगा, कैसे कैसे वो काम कर सकता है आगे, ये सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरा इनिशिएटिव है कि मैं हर कॉन्सेप्ट्स को कहानी के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज का जो हमारा हीरो है, ठीक है ना, वो है माया। माया एक एम्बिशियस इंजीनियर है जो शक्ति इंडस्ट्रीज को सेटअप करने वाली है, और वो चाहती है कि एक मॉडर्न मॉडर्न फैक्ट्री को वो प्रोड्यूस कर सके जो कि एक बाइसिकल के पार्ट बनाती है। ठीक है ना, यानी कि बाइसिकल के पार्ट वो बनाती है। इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री को वो सेटअप करना चाहती है। तो सबसे पहले जो माया का काम है वो है प्रोडक्शन प्रोसेस को एक रिलायबल तरीके से बनाना, ताकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो में हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। जैसे मैंने पहले, सबसे पहले लेक्चर में भी जब आपका सिलेबस डिस्कशन करा था, उसमें बताया था प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, हमें ये बताता है, हमें ये डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी देता है कि हम कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, अपना प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले माया का काम है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को वो एक बार फिक्स कर ले कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस मैं इस्तेमाल करूंगी अपने इंडस्ट्री में बाइसिकल पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीजें उसको जरूरत पड़ेगी, उन पे बात करेंगे। सबसे पहला काम प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका सिंप्लीफाइड डिजाइन। जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वरना उसको बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ेगी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। स्टैंडर्डाइज अगर कंपोनेंट नहीं है तो उनके मेजरमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है ना, हमें एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बनाना होगा कि इसका डायमीटर इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, ये चीज हम सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें। डिजाइन का फ्लो होना चाहिए सिस्टम में। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के लिए अगर फ्यूचर में कभी कोई चीज आती है, आज हम अपने डिजाइन को ऐसा बनाएं, कभी फ्यूचर में अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़ा, अपनी बाइसिकल के पार्ट्स को एक्सपेंसिव बनाना पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही प्रोसेस को चेंज करना पड़ रहा है। हम उसमें कुछ छोटे छोटे ड्रास्टिक चेंज करते रहेंगे एज कस्टमाइजेशन, एज कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग, ताकि
आगे चल के कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करने के लिए हमें इंडस्ट्री को रोकना ना पड़े, हमें शट डाउन बहुत लंबा ना करना पड़े। स्ट्रैटेजिक प्लांट लेआउट प्लानिंग होगी। फिर स्ट्रैटेजिक प्लांट लेआउट प्लानिंग में क्या होगी, सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होगा, हम कोशिश करेंगे कि आसपास के सप्लायर से हम ले लें। क्यों? क्योंकि जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा और रिलायबली जो हमारा मटेरियल का फ्लो है वो बहुत इजी हो जाना है। अगर हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो जरूरी है बाहर से मंगाने के लिए, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स की मदद लेनी पड़ेगी ताकि हमारा जो भी मटेरियल है वो एज ऑन टाइम हमारे पास तक पहुंच जाए, जिसमें हाईवेज, रेलवे कनेक्शंस, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद जब हम प्लांट लेआउट को बनाएंगे, प्लांट लेआउट को डिजाइन करेंगे, तो हम हर मशीन प्रोसेस को एक के बाद एक लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन प्रोसेस जो पहले होना था हमने उसको बाद में उसकी मशीन को सेटअप करा है, तो इससे हमारा टाइम लॉस होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप देख पा रहे हो, टर्निंग सबसे पहले हम करेंगे, फिर मिलिंग करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये मशीन ऑपरेशंस में जब हम पढ़ेंगे तब ये आप आसानी से समझ पाएंगे। अभी समझ लीजिए, टर्निंग मतलब घुमाना, मिलिंग मतलब जैसे गियर के जो टूथ होते हैं अगर मैं कहूं उस तरीके से हम अपना कुछ डिजाइन कर रहे हैं। ग्राइंडिंग आप सबने देखी होगी, सरफेस फिनिश के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जिससे हमारे पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी ब्रेकडाउन हमें देखने को ना मिले, इसीलिए वन बाय वन हम लगा के देखेंगे। जब हम अपने पूरे प्रोटोकॉल्स को आगे लेके चलते हैं, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, प्लानिंग फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। देखो, सेफ्टी कोई इंडिविजुअल पैरामीटर नहीं है, ये फंडामेंटल है, यानी कि ये कंपलसरी भी है और हर चीज में हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान देना है। चाहे कोई व्यक्ति हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है, आने से लेके एग्जिट तक, वो हमारी जब तक प्रेमिसेस में है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे हर तरीके से हम सेफ रख सके। पहला प्रायोरिटी क्या है हमारी, पर्सनल सेफ्टी, जिसमें हम पीपी किट के बारे में समझाएंगे, सेफ्टी ग्लासेस के बारे में, गॉगल्स के बारे में, स्टील टोड बूट्स के बारे में, ठीक है ना, एयर फ्लोर वर्कर्स के बारे में। तो ये सब चीजें हम पर्सनल सेफ्टी में, सबसे पहले आपकी सेफ्टी है। अगर आप सुरक्षित हैं तो सब काम सुरक्षित है, अगर आप ही सुरक्षित नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है। ये साउथ कोरिया नहीं है जहां पर अगर कहीं आग लग रही हो तो पहले किम जोंग यंग की फोटो आपको निकालनी है और फिर भागना है। अगर कहीं कोई दुर्घटना दिखती है, सबसे पहला काम है अपने आप को बचाओ, ठीक है। एज ए टीचर, चाहे कुछ भी हो रहा हो वहां पे, आपका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है। आप जिंदा रहोगे तो इंफॉर्मेशन कन्वे हो पाएगी, ठीक है। तो मैं भी यही कहूंगा आपसे कि सबसे पहला काम बच्चा लोग, आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। कोई कितना भी हो, मैं आज काम कर रहा हूं इंडस्ट्रीज के साथ, सब चीजें हैं, अगर आपको कोई चोट लग गई ना, जिसका एक बार नुकसान हो गया, वो जीवन में फिर कभी भरपाई नहीं हो पाती उस चीज की। चाहे कोई कितना भी कह दे कि हम कितना पैसा कर लेंगे, कोई कुछ भी कह देंगे, अगर आपका एक हाथ, एक पांव, कुछ भी चीज आपकी चली गई, खराब हो गई, तो उसकी भरपाई जीवन में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इससे अच्छा और क्या ही मैं एक्सप्लेनेशन दूं। पर्सनल सेफ्टी के बाद आती है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। आप जो भी मशीन ऑपरेशंस वहां पे करेंगे, उससे कितना कार्बन एमिशन पहुंच रहा है, यानी जितना इन्वायरमेंट है, कितना इन्वायरमेंट उससे पल्यूट हो रहा है, और अगर पल्यूट हो भी रहा है, आप उसका पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या काम कर रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा सेफ्टी मंथ होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल मंथ होता है हमारा, जिसमें ऑडिटिंग के लिए 14,001, हम साथ ही साथ इन सब आईएसओ पैरामीटर पर भी बात करते रहेंगे। आईएसओ 14,001 इन्वायरमेंटल सेफ्टी, जब सेफ्टी मंथ होता है तो इसी की ऑडिट आती है हमारे पास, ठीक है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, 14,001 सेफ्टी का आईएसओ स्टैंडर्ड है ये। तो वहां पर वो काम क्या करते हैं, वो देखते क्या है, आपने सपोज करिए आपकी जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, और आप बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं जिससे बहुत सारा वेस्ट भी रिलीज होता है। क्या आप उस वेस्ट को रिसाइकिल कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी प्रेजेंस में आप ऐसा क्या चीज करते हैं। मेरा जहां तक ध्यान है, आप लोगों की इंडस्ट्रीज में प्लांटेशन भी होते हैं,
और भी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेचर को कुछ देने के लिए होती हैं। हालांकि मुझे बहुत बुरा भी लगता है जब मैं इंडस्ट्रीज में देखता हूं जाके कि लोग एक पौधा लगाते हैं और उसके सामने अपना नाम लिख देते हैं कि भैया फलाने जने ने ये पौधा लगाया था। ठीक है, तो वो ठीक है, इंडस्ट्रियल पैरामीटर है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जब आप किसी को कुछ दें तो कृपया करके विनम्रता से दें। ठीक है, नहीं तो ना दें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो जो भी आपके सर्किट्स होंगे, जो भी आपके केबल होंगे, वो खुले हुए ना हो। मान लीजिए कोई मशीन है, पता चल रहा है उसका केबल जो है आपका इंसुलेटेड वायर का नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, इंसुलेशन उस पर नहीं प्रॉपर हुआ है, और आप वहां ऑपरेशन कर रहे हैं और जैसी आराम हो जाए, ठीक है ना, तो वो बड़ी दिक्कत है। वहां पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में क्या चीज आती है हमारे पास? फायर सेफ्टी पे माया ने जो काम करा है अपनी इंडस्ट्री में, वो 4 पैरामीटर पे करा है। आज के समय में फायर सेफ्टी हर इंडस्ट्री के लिए फंडामेंटली बन चुकी है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो जल गया या फिर कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें वो प्रोडक्ट आग को और ज्यादा बढ़ा दे, है ना, तो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो फायर सेफ्टी के लिए यहां पर 4 पैरामीटर हैं। पहला, क्लास ए फायर। अगर लगती है तो वो किसके कारण लगती है? पेपर, वुड, क्लोथ, रबर मटेरियल। ठीक है ना। सपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड नियर स्टोरेज एरिया। जो पाइप लगे होंगे पानी वाले हमारे, ठीक है ना, वो इस तरीके की आग को बुझा सकते हैं। दूसरा, क्लास बी तरीके की आग किस तरीके से लगती है? ऑयल, ग्रीजर, पेंट, सॉल्वेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, आपने देखा होगा फेविक्विक का भी जो बॉन्ड आता है, ठीक है ना, तो इस तरीके की आग को हम कैसे बुझा सकते हैं? फॉर्म CO2 एक्सटिंग्विशर नियर मशीनिंग स्टेशन। जहां कहीं भी ऐसा कोई मशीनिंग ऑपरेशन होगा, मेरे हिसाब से अपने अभी तक के करियर में मैंने एक इंडस्ट्री ऐसी देखी है जहां पर सच में बच्चे बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। बच्चा लोग, जहां आप लोग हो, बहुत अच्छी जगह हो, लेकिन श्रीराम पिस्टन भिवाड़ी, मैं बताऊं, वहां पर एल्युमिनियम का जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मैं नहीं शायद उसको डिप्रीवेट कर पा रहा हूं उस चीज को, कि एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी सिल्लियों को भट्टियों से, जो पुराना एल्युमिनियम होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेकर आते हैं वहां पर और उससे सिल्लियां बनाते हैं, ठीक है ना, ईंट बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं। बच्चे वहां पर उस भट्टी में काम कर रहे होते हैं और बाहर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज हो गया। ये मैंने देखा था जुलाई में। जुलाई के मंथ में आप जानते हो जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एसी से बाहर न निकले। वो बच्चा वहां पर, उस समय मैं किसी और प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, तब मैं पढ़ाता था वहां पे, तो वो बच्चा पहले भट्टी में काम कर रहा है, ठीक है ना, और जब उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो इंडस्ट्री ने बाहर शावर लगा रखा है कि अगर आपको लगे कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं था वहां पे और ये सब चीज पता थी सबको। ठीक है, उसके बाद क्या चीज, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, आप बाहर आए और शावर लें, अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करें और फिर जाके वहां पर काम करें। तो इस तरीके से भी बच्चे काम कर रहे थे। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हुई आगे चल के, वो लड़का जो है ग्रुप डी में, ठीक है, मैं उसका नाम भी लेना चाहता हूँ, अभिषेक नाम था उस लड़के का, और आगे चल के वो रेलवे ग्रुप डी में लगा। तो मतलब मैं क्या कहूँ इन सब चीजों के लिए, है ना। तो इस तरीके के भी लोग एफर्ट करते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप लोग एफर्ट कम नहीं कर रहे, लेकिन वो मैंने पहली बार ऐसा एफर्ट देखा जो मुझे भी लगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, किसी को इतना भी ईश्वर को नहीं करना चाहिए। मैं उसके प्रति अपनी संवेदना ही प्रकट कर सकता हूँ। क्लास सी फायर जो है हमारे पास, वो मोटर्स, कंट्रोल पैनल, वायरिंग सिस्टम, जब इन सब तरीकों से आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाया जाता है? नॉन कंडक्टिव CO2 एक्सटिंग्विशर एट ऑल इलेक्ट्रिकल स्टेशन। ठीक है ना, जो नॉन कंडक्टिंग CO2 एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनकी मदद से मोटर, कंट्रोल पैनल्स और वायरिंग सिस्टम की आग को बुझाया जाता है।
तो इन सब चीजों को आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी याद रखना है कि कहीं किसी घर में आग लग गई तो पानी फेंक के नहीं बुझेगी वो, है ना। क्लास डी फायर जो होती है हमारी, एल्युमिनियम मैग्नीशियम चिप्स फ्रॉम मशीनिंग ऑपरेशंस। अब इसके लिए क्या काम करना होता है, ड्राई पाउडर होता है हमारा एक्सटिंग्विशर का, जो मशीन शॉप्स पे अवेलेबल होता है, उसकी मदद से ही वहां की आग बुझ पाएगी। हम कुछ भी यूज कर लें वहां की आग बुझेगी ही नहीं। तो इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान रखना है, कब कौन सी आग पानी से बुझ सकती है, कौन सी आग CO2 से बुझेगी, ठीक है ना, फॉर्म वाले, कौन सी आग बुझेगी नॉन कंडक्टिव CO2 से, कौन सी आग बुझेगी ड्राई CO2 से, या फिर ड्राई पाउडर से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा रेलवेज के पास अगर बाल्टी आपने वो लाल कलर वाली देखी होगी, है ना, जिसमें स्प्लिटिंग के लिए मतलब स्प्लिट करने के लिए आपको मट्टी रख रखी होती है, ठीक है ना। तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर करते हैं, लेकिन या तो हमें वो चीजें पता नहीं होती या फिर हम उन चीजों को विचार ना करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए खैर आगे बात करते हैं। अब जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में दो तरीके के मटेरियल्स को हम लोग समझते हैं। पहला होता है फेरस मेटल, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है नॉन फेरस मेटल, जिसमें आयरन इम्प्रेजेंट होता है, यानी आयरन प्रेजेंट ही नहीं होता वहां पे। तो जहां पर आयरन प्रेजेंट होता है उस तरीके के मटेरियल्स को हम लोग फेरस मटेरियल बोलते हैं। तो माया अपनी इंडस्ट्री में इन्हीं फेरस मटेरियल्स का उपयोग करना चाहती है, जिसमें व्रॉट आयरन, ठीक है ना। व्रॉट आयरन क्या है, सबसे प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जिसमें कार्बन कंपोनेंट 0.02 से 0.08% तक होता है। ये जरूर याद रखना, आगे चल के इंटरव्यू में ये बहुत बात पूछा जाता है। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील क्या है, ये लो कार्बन स्टील है, इसमें 0.05 से 0.25% तक क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। इजी टू वेल्ड फॉर्म एंड मशीनिंग, परफेक्ट फॉर बाइसिकल फ्रेम, स्ट्रॉन्ग इनफ येट डक्टाइल, कॉस्ट इफेक्टिव। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील किस लिए, जैसे वो कह रहा है हाई, तो यानी 0.6 से 0.5 के रेंज में रहता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वियर टियर बहुत मुश्किल से होता है, गियर में हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। कास्ट आयरन किस तरीके से होता है, कास्ट आयरन मतलब हाई कार्बन कंटेंट होता है, 2 से 4% होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट ब्रिटल अंडर टेंशन, नॉट सुटेबल फॉर बाइकल एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड इंपैक्ट रेसिस्टेंस। कास्ट आयरन का हम लोग वहां पर यूज नहीं कर सकते साइकिल में, क्योंकि टेंशन का मतलब क्या है, खींचना। अब ये मटेरियल बहुत ज्यादा ब्रिटल नेचर का होता है, यहां पर हमें प्रॉपर्टीज को भी समझना पड़ेगा। डक्टिलिटी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम मटेरियल को आसानी से वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी मटेरियल कितना भी डक्टाइल रहेगा, तो उसे हम आसानी से एक पतले वायर की फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब उसको हम आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की डक्टिलिटी अच्छी होती है। ब्रिटलनेस का मतलब होता है जल्दी टूट जाना, कांच की तरह, है ना। तो कास्ट आयरन क्या चीज है, 2 से 4% इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वहां पर ये टेंशन, यानी जब हम खींचेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये कंप्रेशन में हमें बहुत मदद करेगा। जब भी हम किसी भी चीज को हम कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जिसमें कंप्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर खिंचाव हो रहा है वहां पर हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कार्बन कंटेंट पता होना किसमें कितने हैं, ये फर्दर आप जिस भी कंपनी में स्विच करेंगे या फिर यहां पर भी अपर हायरार्की मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए आपको पता होने चाहिए। नॉन फेरस मटेरियल, जैसे मैंने बताया वहां पर आयरन प्रेजेंट था, यहां पर आयरन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, वहां यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, यानी आयरन यहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। मेटल विदाउट आयरन, बोलते इनको भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, बोलते इनको भी धातु है, लेकिन यहाँ पर आयरन नहीं होता है, ठीक है ना। जब आयरन नहीं होता है तो एक फायदा क्या है, गुड कंडक्टर नहीं होंगे। हम्म हम्म नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। कॉपर भी जो है हमारा क्या है, कॉपर एक बढ़िया कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन फेरस मटेरियल की कैटेगरी में आता है। एल्युमिनियम हमारा क्या है, कंडक्टर नहीं है, लेकिन तब भी नॉन फेरस मटेरियल की प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये, यहाँ पे आयरन की प्रेजेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एल्युमिनियम जो है हमारे पास, ठीक है ना, एप्लीकेशन हम एल्युमिनियम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिम बना सकते हैं, हम हैंड ब्रेक बना सकते हैं और सीट पोस्ट बना सकते हैं, सस्ता पड़ेगा एल्युमिनियम हमको। कॉपर हम क्या बना सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमें बनाना है, कोई थर्मल कंडक्टिविटी वाला बना है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब अगर जितनी आग वहां पर इंट्रोड्यूस हो रही है ना, जितनी हीट वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, वो जल्द से जल्द अपनी हीट को बाहर की तरफ फेंक, थर्मल कंडक्टिविटी का यही मतलब है। ठीक है ना, थर्मल मतलब हीट, कंडक्टिव मतलब उसको आगे फ्लो कर पाना। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉपर वायर को। ठीक है ना, क्योंकि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उस हीट को उस वायर में ना रखकर बाहर के एटमॉस्फेयर में फेंकने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज इन अलॉय लॉन्ग लास्टिंग बियरिंग सर्फेसेस, ठीक है, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पेशलाइज्ड मटेरियल, जहां पर एक्सट्रीम कंडीशन हो, ठीक है ना, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा ठंड है, तो वहां पर हम किस तरीके के अलॉय का इस्तेमाल करें, अलॉय। ये एक नया शब्द आया, अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने आयरन को लिया और कॉपर को लिया, ये दो अलग अलग हमारे पास धातु हैं, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के हमने कुछ नया बना दिया। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपने लिया एल्युमिनियम को लिया और आपने आयरन को लिया, एफई बोलते हैं ना, तो इन दोनों को मिलाकर आपने कुछ बना दिया। सपोज कर लेते हैं, शायद मेरी केमिस्ट्री उतनी अच्छी तो नहीं है, Al2Fe कुछ ऐसा बना दिया आपने, ठीक है ना। तो ये जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आया दो अलग अलग मटेरियल से, ठीक है ना, वो कहलाएगा हमारा अलॉय। या हमने इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया, है ना, तो वो कहलाएगा हमारा अलॉय। तो अलॉय निकिल का जब हमने बनाया है, निकिल क्रोमियम, ये क्या काम करता है, मेंटेन स्ट्रेंथ एट द टेम्परेचर एक्सीडिंग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप वॉल्केनो में भी अगर साइकिल चलाना चाहेंगे तो भी आप चला सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताने का प्रयास करा कि जहां पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, अगर वहां पर भी अपने मटेरियल को आपने एग्जिस्टेंस में रखना है तो आप निकेल अलॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगती उस पे, ठीक है ना, हार्श इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छे सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद आप हाई स्पीड स्टील का यूज कर सकते हैं कटिंग के लिए। आपका जो टूल होगा, मशीन का जो टूल होगा, वो HSS का बना होगा, यानी हाई स्पीड स्टील का बना होगा, ठीक है ना, जो कि रेड हॉट जब भी हो जाए ना मशीन फ्रिक्शन में, तब भी क्या नाम है वो खराब नहीं होता है। जहां तक काम आता है वो ड्रिल्स के, मिलिंग के, कटर के, लेथ टूल के, शेप बाइसिकल कंपोनेंट के, ठीक है ना, टंगस्टन के और मॉलिबेंडनम और फॉर हीट रेसिस्टेंट, ये सब चीजों में इस्तेमाल आता है कटिंग टूल मटेरियल के। न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल, अभी तो बड़ी बड़ी बात कह दी इन्होंने, जिक्रोनियम एंड स्पेशलाइज्ड अलॉय। देखो न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल जो होते हैं हमारे, इनका क्या काम होता है, दो नॉट नीड फॉर बाइसिकल प्रोडक्शन, ये तो मतलब ही नहीं होता। ये हमने कैटेगराइज करा है कि किस तरीके के मटेरियल को हम यूज करेंगे ताकि जो बाइसिकल है हमारी वो वेल एफिशिएंट बन पाए, हमारी हर तरीके की जो जोग्राफिकल कंडीशन में चल पाए, बहुत मजबूत हो, तो किस तरीके की हमें बाइसिकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इस मटेरियल का हमें जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल का, क्योंकि ये कहाँ यूज हो सकता है, जैसे उसका नाम ही है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की मदद से माया ने क्या काम करा, ठीक है ना, माया सक्सेस एट शक्ति इंडस्ट्रीज केम फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस इजंट अबाउट मास्टरिंग वन एलिमेंट, it's about integrating multiple disciplines into a cohesive system। माया ने ये समझा, इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक चीज में अत्यधिक गुणवत्ता को अचीव कर पाए। इंजीनियरिंग का मतलब है आपको एक चीज को बनाने के लिए हर विषय की जानकारी पैरेलल होनी चाहिए। आपने देखा, माया ने जब इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहा था तो सबसे पहले उसने क्या चूज करा था,
कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मैं कैसे रखूंगी, प्लांट लेआउट को कैसे रखूंगी, सेफ्टी मुझे कैसे रखनी है, फायर प्रिसीजन मेरे को कैसे रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मटेरियल सजेशंस देखे कि वो फेरस मटेरियल को चूज करे कि नॉन फेरस को यूज करे, ठीक है। तो ये सब हमारा प्रोटोकॉल्स है। उसने पहले स्मार्ट लेआउट बनाया, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, मटेरियल साइंस का उसने यूज करा, जिससे उसने राइट मटेरियल चूज करा अपनी बाइसिकल के लिए, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करती गई अपने प्रोसेसेस में, और इंजीनियरिंग सिस्टम का यूज करा, जिससे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस रहे। कभी भी कि कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि वो महीने भर तक शांत रहे सिंपल बात में कहूं तो इसी तरीके से माया ने अपने इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लेआउट प्रिपेयर करने से लेकर आगे तक की जर्नी को एक वेल नोन फॉर्मेट में तय करा, जिसमें सबसे पहले उसने क्या काम करा था, की वे टेक अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, सिस्टम थिंकिंग, प्लानिंग प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, मटेरियल मैटर, सेफ्टी एनेबल प्रोडक्टिविटी। जहां पर उसने क्या काम करा, सबसे पहले सिस्टम्स के बारे में सोचा कि किस तरीके से मैं अपने पूरे पैरामीटर को, जिसमें प्रोडक्शन, लेआउट, सेफ्टी, मटेरियल, इन सबको मैं कैसे कैसे सजेस्ट करूंगी। फिर प्लानिंग करी उसने, ठीक है ना, ताकि जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज कर सके। देखो कोई भी इंडस्ट्री कहती है ना हम जीरो डिफेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री जीरो डिफेक्ट पे काम नहीं करती। वो बस क्या काम करती है, डिफेक्ट्स को कम करने के प्रयास करती, कम से कम, नियर टू जीरो। इंजीनियरिंग में कभी भी कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, बस उसकी टॉलरेंस लिमिट आगे पीछे होती है। ऐसे जीवन है, जीवन में जब हम चाहते हैं सिर्फ खुशी खुशी रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ हम खुशी के कुछ नजदीक हो सकते हैं और दुख से ज्यादा दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें पूरा कभी एक्सट्रीम दुख हो जाएगा। मटेरियल मैटर्स कौन कौन सा करता है हमें, ठीक है ना, बाइसिकल के कंपोनेंट के हिसाब से सेफ्टी एनेबल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी होगी उसमें सेफ्टी प्रायोरिटी पहली रहनी चाहिए हमारा। इस तरीके से माया ने अपनी पूरी इंडस्ट्री को सेटअप करा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के जरिए अपनी बाइसिकल को, एक नई तरीके की बाइसिकल को इन्वेंट करा। और साथ ही साथ उसने ये सारी जर्नी में हमें ये समझाया कि अगले दिन अगर हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करें तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। ये कुछ मेरी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है कि कैसे कैसे बच्चे फर्ट करते हैं। सच में आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया भी करना चाहता हूं कि आपने इस इनिशिएटिव में एनरोलमेंट किया। और इस इनिशिएटिव में जब आपने एनरोल किया तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कठिनाई तब नहीं होती है जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना। कठिनाई तब ज्यादा होती है जब हम पहला कदम बढ़ा नहीं पाते हैं। जिस दिन हमने पहला कदम बढ़ा दिया, समझ लीजिए कठिनाई खत्म जीवन से, एकदम फिनिश। सबसे बड़ी चीज है फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप आपने उठाया हमारे प्रोग्राम में एनरोल होके। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि आपको बेटर तरीके से इंजीनियरिंग को समझा सकें, ठीक है ना, इस जर्नी को आगे ले जा सकें, और आप एक अच्छे ग्रेजुएट के तौर पे हमारे साथ आगे बढ़ें, जीवन में अपने आप को एक नई उपलब्धि की ओर लेके जाएं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अपना बहुत टाइम देते हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें गंभीरता से सुनने के लिए। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से सोइए। गुड नाइट।